हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 13 फुलफिलमेंट ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। India became independent, but the struggle for independence was not yet over. There were many princely states in India. These princely states had the right to either merge with India or to remain independent. Therefore, the Congress dream of undivided India remained incomplete. इंडिया को तो इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, ब्रिटिशर्स इंडिया से जा चुके थे और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के हिसाब से अब इंडियंस ब्रिटिशर्स के डोमिनियन के अंदर नहीं थे, उनके रूल के अंडर नहीं थे। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे मेन प्रॉब्लम जो यहाँ हाईलाइटेड है वो ये है कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे एक रूलर है जो ऑलरेडी रूल कर रहा है, मोनार्की सिस्टम था। इन स्टेट्स के ऊपर या तो ऑप्शन था कि वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाए या तो वो इंडिपेंडेंट रहे, अपने हिसाब से अपनी जगह को रूल करे। और इसी कारण से कांग्रेस का जो सपना था कि एक अनडिवाइडेड इंडिया हो, एक देश हो और वहाँ सब मिलकर रहें, वो इनकम्प्लीट था। और कहीं ना कहीं वो अधूरा इसलिए भी रह गया था क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान का डिवीजन हो चुका था। ड्यू टू इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स, इंडिया वॉज गोइंग टू बी फ्रेगमेंटेड इंटू मैनी पार्ट्स. The Portuguese and French powers had not withdrawn their control over some parts of India, but the country solved these problems very firmly. This chapter will deal with the information on it. और जब तक ये इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट्स रहते, उस समय तक इंडिया अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड ही रहता और जो एक अनडिवाइडेड नेशन का सपना था वो पूरा नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे पोर्तुगीज़ और फ्रेंच पावर्स अभी भी रूल कर रहे थे और ये जो कंट्री की प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई और बहुत अच्छे तरीके से हुई। इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया, किस तरीके से अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का पार्ट बने। There were more than 600 small and big princely states in India. Due to the influence of non-cooperation movement, there was beginning of political awakening among the princely states. हमारे इंडिया में लगभग 600 से ज़्यादा छोटे या फिर बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हमारी कंट्री में कंडक्ट हुआ था, इसके बाद से ये जो प्रिंसली स्टेट्स है यहाँ पे पॉलिटिकल अवेकनिंग आ गई थी। लोगों को पता था, ये समझ आ गया था कि एक सिंगल रूलर, चाहे वो मोनार्क हो, डिक्टेटर हो या कोई बाहर की कंट्री का, हमारे कंट्री के किसी भी जगह पे रूल करना गलत है और कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ये पॉलिटिकल अवेकनिंग लोगों के मन में आ चुकी थी और लोग समझने लगे थे। Prajamandals came to be formed in the princely states. Prajamandal means people's organization that work for the interest of the people in the princely states and for securing political rights for them. और हुआ क्या कि हर प्रिंसली स्टेट में कुछ प्रजामंडल्स बनने लगे, हर स्टेट का एक प्रजामंडल बनने लगा। प्रजामंडल का मतलब होता है लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, लोगों का ऑर्गेनाइज होना, मिलना, जुड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये काम कर रही थी लोगों के इंटरेस्ट के लिए और साथ ही साथ लोगों के जो पॉलिटिकल राइट्स थे उन्हें प्रोवाइड कर रही थी। इन 1927 सच प्रजामंडल्स केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड एन ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस. Due to it, the movement in princely states got an impetus. After the independence of India, the then Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel very diplomatically found out the way of merging the princely states in India. और ये जो प्रजामंडल साथ में आए थे, ये लोगों ने मिलकर एक ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाया था और इसी के कारण अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में जो मूवमेंट्स हो रहे थे वो रुक गए थे। हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली, मतलब एक डिप्लोमैट की तरह, मतलब नॉर्मली नहीं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाकर कुछ ऐसे तरीके लाए जिससे ये प्रिंसली स्टेट्स हमारे इंडिया में मर्ज हो जाए।
He took the rulers of the princely states into confidence and prepared an instrument of accession acceptable to all. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि जितने भी रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट के, इन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लिया और फिर इनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन प्रिपेयर किया। हम कह सकते हैं ये ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट जैसा था, और ये ऐसी चीज़ थी जो प्रिंसली स्टेट के हर रूलर को एक्सेप्टेबल थी। सरदार पटेल कन्विंस द प्रिंसली रूलर्स द बेनिफिट ऑफ मर्जिंग इनटू इंडिया। सरदार पटेल ने क्या किया कि ये जितने भी रूलर्स थे इन्हें बताया कि यदि ये इंडिया से मिल जाते हैं तो इनको क्या क्या फ़ायदे होंगे, किस तरीके से ये चीज़ इनके फ़ायदे में रहेगी। द रूलर्स गेव गुड रिस्पॉन्स टू हिज अपील। ऑल द प्रिंसली स्टेट्स मर्ज्ड इनटू इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जुनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। सरदार पटेल took a firm stand and solved the issue of merger of princely states. जितने भी रूलर्स थे उन सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आया। प्रिंसली स्टेट्स इंडिया से मर्ज होने के लिए भी अग्री हो गए, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स थे, हम कहते हैं ना कहीं पे कुछ लोग ऐसे एक्सेप्शनल निकल ही जाते हैं, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ये सब मिलने को तैयार नहीं हुए, मर्ज करने को इंडिया से तैयार नहीं हुए। इस चीज़ का भी सरदार पटेल ने एक बहुत अच्छा सल्यूशन निकाला और ये जो इशू थी मर्जिंग की प्रिंसली स्टेट्स की, इसे सॉल्व किया। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मर्जिंग ऑफ जुनागढ़। जुनागढ़ वॉज अ प्रिंसली स्टेट इन सौराष्ट्र. The people there wanted to be merged with India, but the Nawab of Junagadh was thinking of joining Pakistan. The people strongly opposed his decision and the Nawab left for Pakistan. Later in February 1948, Junagadh got merged into India. अब प्रॉब्लम क्या थी, जुनागढ़ का जो प्रिंसली स्टेट था ये सौराष्ट्र में सिचुएटेड था जो कि इंडिया में था। अब यहाँ के जुनागढ़ के जितने भी लोग थे, रेसिडेंट थे, वो चाहते थे इंडिया के साथ मर्ज होना, लेकिन यहाँ का जो नवाब था क्योंकि वो मुस्लिम था इसलिए वो चाहता था कि वो जाकर पाकिस्तान में मर्ज हो जाए, और लोगों ने इस डिसीजन को कम्प्लीटली अपोज किया। इसीलिए नवाब ने जुनागढ़ छोड़ दिया और वो पाकिस्तान चले गए, और लेटर 1948 फरवरी तक जुनागढ़ इंडिया में मर्ज हो गया। नाउ कमिंग टू Hyderabad Mukti Sangram. Hyderabad was the largest princely state in India. It included Telugu, Kannada and Marathi speaking regions. There was the autocratic rule of Nizam over these provinces. There was absence of civil and political rights. To secure these rights, the people formed organizations such as Andhra Parishad in the Telangana region. हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, एक ऐसा प्रोविंस था जो बहुत ही बड़ा था, और इसमें तेलुगु स्पीकिंग, कन्नड़ स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग लोग थे, और यहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल था। ऑटोक्रेटिक रूल था निज़ाम का। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है एक ऐसा रूल था जहाँ पे जो रूलर है वो लोगों की बिल्कुल नहीं सुनता, वो अपने मन की चलाता है और उनकी ही माननी पड़ती है लोगों को, और लोगों को यहाँ पे उनकी सिविल राइट मतलब आप यदि सिविलियन हो, सिविलियन इन द सेंस एक कंट्री में रहने वाले पर्सन हो, तो आपकी कुछ नेचुरल राइट्स होती हैं, वो राइट्स नहीं दी जाती थी। मतलब किसी भी चीज़ का फ्रीडम नहीं था, पॉलिटिकल राइट्स भी कुछ नहीं थी कि रूलर को अपने रूलर को खुद चूज़ करे, या कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड राइट्स लोगों के पास नहीं थी। और ये राइट्स को सिक्योर करने के लिए वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने खुद अपने ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए, जैसे आंध्रा परिषद फॉर्म हुआ था तेलंगाना रीजन में, महाराष्ट्र परिषद इन द मराठवाड़ा रीजन, कर्नाटका परिषद इन द कर्नाटका रीजन. In 1938, Swami Ramanand Tirth formed the Hyderabad State Congress. The Nizam banned this organization. और जैसे कि मैंने आपको बताया तेलंगाना रीजन में हुआ था, वैसे ही महाराष्ट्र परिषद हुआ था मराठवाड़ा रीजन में, कर्नाटका परिषद हुआ था कर्नाटका रीजन में, और 1938 में जो स्वामी रामानंद तीर्थ थे उन्होंने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया, जिसे वहाँ के निज़ाम ने बैन कर दिया. A struggle began for getting recognition to Hyderabad State Congress and democratic rights. The struggle was led by a
militant fighter Swami Ramanand Tirth. He was assisted by Narayan Reddy and Siraj ul Hasan Timji. P.V. Narasimha Rao and Govind Bhai Shroff were the faithful follower of Swami Ji. और फिर जब निज़ाम ने इस हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को बैन कर दिया तो एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को रिकॉग्निशन दिलाने का और लोगों को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स दिलाने का। ये जो स्ट्रगल था ये लड़ रहे थे मिलिटेंट फाइटर स्वामी रामानंद तीर्थ और उन्हें साथ ही साथ असिस्टेंट दे रहे थे नारायण रेड्डी और साथ ही साथ सिरज उल हसन तिरमजी। जो पीवी नरसिम्हा राव थे और गोविंद भाई श्रॉफ थे वो भी स्वामी जी के फेथफुल फॉलोअर थे और वो उन्हें कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहे थे। इन जुलाई 1947 हैदराबाद स्टेट कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर मर्जर ऑफ हैदराबाद स्टेट इनटू इंडिया। और 1947 जुलाई में ऐसा हुआ कि हैदराबाद स्टेट कांग्रेस जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ फॉर्म हुआ था उसने एक रेजोल्यूशन पास किया, उसने एक प्रण लिया कि अब हैदराबाद को हम इंडिया में मर्ज कर देंगे। द निज़ाम हाउएवर टुक एन एंटी इंडिया स्टैंड। लेकिन वहाँ का जो निज़ाम था वो ऐसा नहीं चाहता था और उसने एंटी मतलब इंडिया के अगेंस्ट एक स्टैंड लिया। ही स्टार्टेड मेकिंग मूवमेंट्स फॉर मर्जिंग ऑफ हैदराबाद स्टेट विद पाकिस्तान टू रिजेक्ट द डिमांड ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद टू बी मर्ज विद इंडिया। Kazim Rizvi, an associate of Nizam, formed an organization known as Razakar। और वहाँ का जो निज़ाम था उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे तरीक़ों से वो कोशिश कर रहा था कि हैदराबाद स्टेट जाकर पाकिस्तान में मिल जाए और लोग ऐसा नहीं चाहते थे। तो लोगों की जो डिमांड है उसे रिजेक्ट की जा रही थी कि हैदराबाद को इंडिया में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसीलिए ताकि हैदराबाद इंडिया में मर्ज ना हो, काजिम रिजवी जो कि एक निज़ाम के एसोसिएट थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई रज़ाकर। काजिम रिजवी एंड हिज एसोसिएट्स not only oppressed the Hindu but also the Muslims who opposed the democratic movement. Due to it, there was inflammation of public opinion. The government of India tried to negotiate patiently with the Nizam but he refused to respond. अब जो ये काजिम रिजवी था एसोसिएट ऑफ निज़ाम और उसके साथ जितने भी एसोसिएट्स थे ये लोग हिंदुओं को तो ऑप्रेस करने ही लगे, उन्हें कंप्लीट डोमिनेट तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ मुस्लिम्स जो सपोर्ट कर रहा था डेमोक्रेटिक मूवमेंट का उन्हें भी ऑप्रेस करने लगे। और इसी कारण से लोगों के जो ओपिनियन थे पब्लिक ओपिनियन उसका कोई वैल्यू नहीं था, कोई लोगों के पब्लिक ओपिनियन सुन ही नहीं रहा था। और हमारी जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरीके से निज़ाम से बातचीत करके सब सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही थी पर निज़ाम ने कह दिया था कि हम कोई इस बात का रिस्पांस नहीं देंगे, हमें हैदराबाद प्रोविंस को पाकिस्तान से ही मर्ज करना है। एट लास्ट द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड द पुलिस एक्शन अगेंस्ट द निज़ाम ऑन 13th of September 1948. It was symbolically named as Operation Polo. Finally, the Nizam surrendered on 17th of September 1948 and the state of Hyderabad was merged within India. The struggle of people in the princely state became successful. There was significant contribution of Arya Samaj in this movement. और लास्टली जब निज़ाम मान ही नहीं रहा था तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब जो भी एक्शन होगा वो लेगी पुलिस, वहाँ पे पुलिस जाएगी, निज़ाम को अरेस्ट करेगी एंड फिर जो भी एक्शंस लिए जाएंगे। और ये जो पुलिस एक्शन है ये किया गया 13th of September 1948 को और ये जो एक्शन लिया गया था इसे कहा जाता है ऑपरेशन पोलो। और फाइनली निज़ाम ने सरेंडर किया 17th of September 1948 को और स्टेट ऑफ हैदराबाद इंडिया से मर्ज हो गया। इसके बाद लोगों का जो स्ट्रगल था प्रिंसली स्टेट पे ये कम्प्लीटली ख़त्म हुआ और आर्य समाज का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है हैदराबाद स्टेट को मर्ज कराने में इंडिया से। और कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था मर्ज होना क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में अगेन मोनार्की थी, किंग का रूल था और फिर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से जो गवर्नमेंट मिल रही थी वो नहीं मिल पा रही थी, तो इसीलिए दैट वाज इम्पॉर्टेंट। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ मराठवाड़ा इन द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ हैदराबाद। इन दिस स्ट्रगल स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंद भाई श्रॉफ, अनंत भाले राव,
Ashati Wagmare etc. made a valuable contribution. अब जो मराठवाड़ा के लीडर्स थे उनका कैसे कंट्रीब्यूशन था हैदराबाद को फ्री कराने के लिए। तो ये जो स्ट्रगल हो रहा था इसमें अगेन स्वामी रामानंद तीर्थ हो गए, गोविंद भाई श्रॉफ हो गए, आनंद भालेराव, अशाठी वाघमरे, इन सब का वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था। थ्रू द मूवमेंट ऑफ वंदे मातरम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ हैदराबाद। सिमिलरली इन दिस स्ट्रगल वेद प्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पंसरे, भाईजी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, शोएब उल्ला खान एक्सेट्रा एम्ब्रेस्ड मार्टिडोम। और साथ ही साथ स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उनको भी ये हैदराबाद के फ्रीडम का जो स्ट्रगल था जिसका नाम था वंदे मातरम मूवमेंट का, उसमें ज्वाइन कराया गया। और बहुत सारे लीडर्स जैसे वेद प्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पंसारे, भाईजी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, शोएब उल्ला खान, ये सारे लोगों की डेथ हो गई। इन सब ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हैदराबाद को फ्री कराने में। Their sacrifice proved to be inspirational to the Indians. Thus, we can understand that the leaders and the people in Marathwada had a lion's share in the struggle for liberation of Hyderabad. और ये जिन लोगों ने सेक्रीफाइस दिया ये हम सारे इंडियंस के लिए आज भी इंस्पिरेशन है, क्योंकि अगेन लोगों ने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। और इससे ही हमें समझ आता है कि मराठवाड़ा के जो लीडर्स थे और जो लोग थे उनमें उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया हैदराबाद को फ्री कराने के लिए, ये उनकी ब्रेवरी दिखाता है। एक शेर का जो शेर होता है ना, मतलब एक शेर बन के आगे आना और निडर होके लड़ना, इस तरीके से वो लोग लड़े थे और इस तरीके से वो लोगों ने हैदराबाद को लिबरेट मतलब फ्री कराया था। 17th September is celebrated as Marathwada Mukti Din in Marathwada to commemorate the struggle of liberation of Hyderabad. जो 17th of September है उसे मराठवाड़ा मुक्ति दिन के नाम से मराठवाड़ा में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्ट्रगल ऑफ लिबरेशन हुआ था ऑफ हैदराबाद, मतलब स्ट्रगल किया गया था इन सारे लीडर्स के द्वारा हैदराबाद को फ्री कराने के लिए। Marathwada was not included in Free India on 15th of August 1947. After the inspiring struggle of the people, this region was included in Independent India 1948. जब इंडिया का एक्चुअल फ्रीडम इंडिया को मिला था 15th of August 1947 में, उस समय मराठवाड़ा इंडिया का पार्ट नहीं था। लेकिन हमने अभी जो इंस्पायरिंग स्ट्रगल पढ़ा लोगों का, किस तरीके से लोग सेक्रीफाइस हो गए थे, किस तरीके से लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया था सिर्फ हैदराबाद को फ्री कराने के लिए। उसके बाद जब फाइनली हैदराबाद फ्री हुआ तो वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बना 1948 में, जस्ट एक साल ही बाद। नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। हरि सिंह, द रूलर ऑफ स्टेट ऑफ कश्मीर, हैड डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. Pakistan had intended to secure the merger of Kashmir with Pakistan. Due to this, Pakistan started putting pressure on Hari Singh. अब बात आई कश्मीर की, जहाँ पे आज तक लड़ाई चलती है। हरी सिंह जो कि रूलर थे स्टेट ऑफ कश्मीर के, उन्होंने डिसाइड किया कि ना मैं इंडिया से मर्ज होऊंगा ना मैं पाकिस्तान से। लेकिन उस समय पाकिस्तान ये चाहता था कि कश्मीर मर्ज हो जाए पाकिस्तान से, और इसी कारण से पाकिस्तान हरी सिंह पे प्रेशर बनाने लगा कि आपको हमारी कंट्री पे मर्ज होना पड़ेगा। एट द इंस्टिगेशन ऑफ पाकिस्तान, आर्म्ड इंट्रूडर्स अटैक्ड कश्मीर ऑन October 1947. At that time, Hari Singh signed the instrument of accession with India. In this manner, after merging into India, Indian Army was sent for the defense of Kashmir. और सबसे पहले तो पाकिस्तान हरी सिंह पे प्रेशर बनाने लगा कि आपको हमारी कंट्री पे मर्ज होना पड़ेगा, और इसके बाद जब हरी सिंह नहीं माने तो पाकिस्तान ने अटैक किया अपनी आर्मी के थ्रू कश्मीर पे अक्टूबर 1947 में। इसके बाद हरी सिंह ने अगेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, जो कि हैदराबाद ने भी साइन किया था,
और इसके बाद इंडिया से मर्ज होने को हरी सिंह अग्री हो गया, मतलब कश्मीर को मर्ज कराने के लिए अग्री हो गया। और फिर इंडिया से मर्ज होने के बाद इंडियन आर्मी वहाँ गई और पाकिस्तान की आर्मी से लड़ी और कश्मीर को बचाया। द आर्मी वॉन बैक अ मेजर पोर्शन ऑफ कश्मीर फ्रॉम द पोजेशन ऑफ इंट्रूडर्स, बट सम पार्ट ऑफ इट रिमेन इन द पोजेशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई में प्रॉब्लम ये हो गई कि मैक्सिमम जो कश्मीर का पार्ट था वो तो इंडियन आर्मी जीत गई और वो इंडियन आर्मी के अंडर आ गया, लेकिन कुछ पार्ट, सॉरी, आई वॉन्ट टू से कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ कश्मीर जो था वो इंडियन आर्मी जीत गई और वो इंडिया के अंडर आ गया, लेकिन कश्मीर का जो कुछ पार्ट था, थोड़ा सा पार्ट, वो पाकिस्तान के पास रह गया। और आज तक यही इंडिया पाकिस्तान में जो कश्मीर डिवाइडेड है, इसी के नाम पे लड़ाई चलती रहती है। Now coming to merger of French colonies. Even after independence of India, the regions of Chandranagar, Pondicherry, Karaikal, Mahe and Yanam were in the possession of French. The Indian natives there were eager to get merged with India. The Indian government demanded that these territories, being a part of India, should be handed over to it. अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुका था तो कुछ जगहें थी, जैसे चंद्रनगर हो गया, पौंडीचेरी हो गया, कराईकल, माहे, यनम, ये सारे प्लेसेस फ्रेंच कॉलोनीज थे, मतलब फ्रेंच के अंडर थे। और इंडिया में रहने वाले वहाँ जो लोग थे, इंडियन नेटिव्स थे, वो चाहते थे कि ये इंडिया में मर्ज हो जाए। और इंडियन गवर्नमेंट इसीलिए फ्रांस की जो वहाँ गवर्नमेंट थी उससे डिमांड करने लगी कि अब हमारा देश इंडिपेंडेंट है और हम किसी फॉरेन इन्वेडर को अब नहीं सहेंगे, बाहर का आदमी हमारे देश के किसी भी पार्ट को रूल करे, हम इस चीज़ को नहीं सह सकते, और इसलिए आप भी हमारे इंडिया के स्टेट को, इंडिया के प्रोविंस को छोड़कर वापस जाओ। इन 1949 फ्रांस हेल्ड अ plebiscite in Chandranagar. The people voted for India. Chandranagar was handed over to India. Thereafter, France handed over the rest of territories to the government of India. और 1949 में फ्रांस ने एक इलेक्शन जैसा, इलेक्शन नहीं कह सकते, वोटिंग जैसा इलेक्ट किया कि जहाँ पे लोगों को बताना था कि आपको ये प्रोविंस हमारे अंडर चाहिए कि इंडिया के अंडर। और मैक्सिमम लोगों ने कह सकते हैं, लगभग हर किसी ने इंडिया चूज़ किया, इसलिए फ्रांस ने फिर इंडिया को दे दिया चंद्रनगर। और इसके बाद फ्रांस ने बाकी भी जो बची हुई टेरिटरीज थी वो भी इंडिया को दे दी। नाउ कमिंग टू स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा. Portugal denied to hand over the territories under its possession to India. Indians had to struggle for securing these territories. In this struggle, Dr. T.B. Kunha was in the forefront. He worked to bring about an awakening of the people against the Portuguese government, with the objective of building struggle against the Portuguese. अब क्या हुआ, अब बात आई गोवा की। गोवा क्या था, जितने भी पोर्तुगीज इन्वेडर्स थे उनके अंडर था। और ये जो पोर्तुगल थे, ये लोगों ने कहा था कि हम गोवा नहीं देंगे इंडिया को, इंडिया के पोजीशन में नहीं आएगा। अब इंडियंस को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था इन टेरिटरीज को अपने अंडर लेने के लिए। और ये जो स्ट्रगल था इसमें डॉक्टर टी.बी. कुन्हा सबसे आगे थे। उन्होंने वहाँ के लोगों को समझाया, उनकी पॉलिटिकल राइट्स, उनकी सिविल राइट्स उन्हें समझाया, और ये समझाया कि वहाँ पे जो पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट है किस तरीके से वो उनके लिए सही नहीं है और उनका इंडिया से मर्ज होना कितना इम्पोर्टेंट है। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग स्ट्रगल अगेंस्ट द पोर्तुगीज, ही स्टैब्लिश द गोवा कांग्रेस कमिटी। और वहाँ की पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट से अलग होने के लिए डॉक्टर टी.बी. कुन्हा ने ही गोवा कांग्रेस कमिटी बनाई। लेटर इन 1945, डॉक्टर कुन्हा फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन गोवा यूथ लीग इन मुंबई। इन 1946 ही वेंट टू गोवा एंड वायलेटेड द बैन ऑन स्पीचेस। और लेटर ऑन 1945 को डॉक्टर कुन्हा ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, गोवा यूथ लीग, मुंबई में। और 1946 में वो गोवा गए और वहाँ पे जो लोग स्पीचेस नहीं दे सकते थे, पब्लिक स्पीच पे जो पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा था, उसके अगेंस्ट वहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल किया, प्रोटेस्ट किया।
For this, he was sentenced to 8 years of imprisonment. In 1946, Dr. Ram Manohar Lohia started a satyagraha for liberation of Goa. और क्योंकि डॉक्टर टीबी कुन्हा ने ऐसा किया तो पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने उन्हें 8 साल की सज़ा सुनाई और 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सत्याग्रह स्टार्ट किया गोवा के फ्रीडम के लिए. Violating the ban, he delivered a public speech at Madgaon of Goa. For this, the Portuguese government deported him. और उसके बाद जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1946 में सत्याग्रह स्टार्ट किया गोवा के फ्रीडम के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने जो स्पीचेस पे, पब्लिक स्पीच पे बैन था, उसे तोड़ दिया और लोग और जगह जगह जाके पब्लिक स्पीच देने लगे और इस कारण से पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने उन्हें डिपोर्ट कर दिया. ड्यूरिंग द सेम पीरियड द आज़ाद गोमंतक दल वॉज फाउंडेड टू लिबरेट पोर्तुगीज कॉलोनीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली इन गुजरात. On 2nd of August 1954, youths of Azad Gomantak Dal, by making an armed attack, liberated the territories of Dadra and Nagar Haveli from Portuguese rule. और इसी पीरियड में क्या हुआ, एक और ऑर्गेनाइजेशन जो थी आज़ाद गोमंतक दल, इसे बनाया गया. जितने भी लिबरल्स थे जो कि फ्रीडम चाहते थे पोर्तुगीज़ की कॉलोनी से इन दादरा एंड नगर हवेली इन गुजरात. और 2 अगस्त 1954 में जितने भी यूथ्स थे आज़ाद गोमंतक दल के, ये लोगों ने आर्मी बना के अटैक किया उन टेरिटरीज पे दादरा एंड नगर हवेली के जो पोर्तुगीज के रूल के अंदर थे. विश्वनाथ लावंदे, राजा भाऊ वाकनकर, सुधीर पाड़के, नाना साहेब काजरेकर एंड अदर्स टुक पार्ट इन दिस अटैक्स. तो ये अभी जितने भी नाम लिए, ये लोगों ने वो जो अटैक किया गया था दामन एंड नगर हवेली के फ्रीडम के लिए, उस पे सपोर्ट किया. इन 1954 गोवा मुक्ति समिति वॉज फॉर्म्ड. द समिति सेंट मैनी बैचेस ऑफ सत्याग्रहीज फ्रॉम महाराष्ट्र टू गोवा. NG घोरे, सेनापति बापट, पीटर एल्वर्स, Mahadev Shastri Joshi and his wife Sudha Tai and many others participated in this satyagraha. Mohan Ranade was an aggressive leader in this struggle for liberation of Goa. The Portuguese rulers committed unlimited tyranny and atrocities to the satyagrahis. Due to this, the public opinion became more infuriated. और 1954 में गोवा मुक्ति समिति बनाई गई और ये समिति कि अलग अलग जो मेंबर्स थे उन्हें महाराष्ट्र से गोवा भेजा गया. बहुत सारे लोग गए, जैसे सेनापति बाबट हो गए, पीटर एल्वर्स हो गए, महादेव शास्त्री जोशी हो गए, मोहन रनाड़े हो गए. ये सारे गोवा गए और वहाँ पे जाके स्ट्रगल करने लगे गोवा के फ्रीडम के लिए. लेकिन वहाँ पे जो पोर्तुगीज रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे टायरनी फैली हुई थी और इनका जो बिहेवियर था बहुत ज़्यादा ही एट्रोसिटीज़ थी. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, लोगों को किसी तरह के राइट्स नहीं दिए जाते थे और यदि कोई वहाँ प्रोटेस्ट करने पहुँचता था तो उसे अरेस्ट कर देते थे, प्रिजन में डाल देते थे. तो ये सब चीज़ें बहुत चल रही थी. The struggle for liberation of Goa took up a fierce form. The Indian government was patiently holding negotiation with the Portuguese government, but they did not respond. At the end, the Indian government unwillingly took the decision of using military force. In December 1961, the Indian Army entered Goa. और लोग तो अलग अलग पार्टीज़, अलग अलग कमिटीज़ बना के स्ट्रगल कर ही रहे थे गोवा में, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट के साथ शांति से नेगोशिएशन करके उन्हें वापस भेज दे. पर ये चीज़ पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी. इसलिए फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ा. दिसंबर 1961 में इंडियन आर्मी को गोवा भेजा गया गोवा कैप्चर करने के लिए. इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द पोर्तुगीज आर्मी सरेंडर. ऑन 19th December 1961 Goa was liberated from Portuguese dominion. Imperialism was completely rooted out from India's soil. India's freedom struggle was truly fulfilled. और फाइनली जब दिसंबर 1961 में इंडियन आर्मी गोवा गई
तो थोड़े टाइम के बाद ही जो पोर्तुगीज आर्मी थी उसने सरेंडर कर दिया। 19 दिसंबर 1961 में गोवा अगेन फ्री हो गया पोर्तुगीज के डोमिनियन से। और जो इम्पेरियलिज्म का था, कॉलोनी सिस्टम था, इंडिया के अलग अलग प्लेसेस को कॉलोनीज बनाकर जो रूल किया जाता था, ये सिस्टम कम्प्लीटली ख़त्म हो गया इंडिया के सॉइल से और इंडिया को एक कंप्लीट फ्रीडम मिल गया। अब इंडिया को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं थी और जितनी भी टेरिटरीज थी अब इंडिया के पास दोबारा वापस आ गई। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप अभी श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।